Friends, our next topic is the neutralization. As names say that, what is neutralization? न्यूट्रलाइजेशन मीन्स न्यूट्रल होना, किसी भी चीज़ का इनएक्टिव होना। तो हमारे पास जो चैप्टर है जो चल रहा है दैट इज द एसिड एंड द बेस। और हमें पता है कि जो एसिड और जो बेस है वो एक दूसरे के बिल्कुल एंटी होते हैं, अपोजिट होते हैं। जब ये आपस में रिएक्ट आउट करते हैं तो ये क्या है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की, सो एसिड added in base, then we have to found salt with the elimination of water। अगर एक जनरल रिएक्शन की हम बात करते हैं, एसिड हमें H पॉजिटिव देता है, इसके साथ में X लगा दीजिए, प्लस बेस हमें OH नेगेटिव देते हैं, इसके साथ में Y लगा दीजिए। तो हमें क्या मिलता है, XY जो सॉल्व with the elimination of water। So this is a general reaction for the neutralization, means acid gives the neutralization of base, or controversially we say that base gives the neutralization to acid। Okay, so this process is called as the neutralization। Okay friends, here salt will be performed with the elimination of the water, that is called as the neutralization। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें न्यूट्रलाइजेशन की, सो काफ़ी सारी एप्लीकेशन हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन की एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एसिडिटी इन लिविंग बॉडी या ह्यूमन बीइंग की हम बात कर सकते हैं। जो सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम काफ़ी बार फेस कर चुके हैं, ठीक है ना, दैट इज द एसिडिटी इन ह्यूमन बीइंग्स। फ्रेंड्स, क्या होता है, कई बार हमारी बॉडी के अंदर एसिड का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। ओके, हमारा जो स्टमक है वहाँ पे एसिडिक मीडियम क्या है, ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पीएच कम हो जाती है। वो कई बार हमें फूड की वजह से भी दिक्कत हो जाती है, या कई बार हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से सिक्रीशन ऑफ HCl जो कि ज़्यादा हो जाता है, मीन्स एसिडिटी हमारे स्टमक के अंदर बढ़ जाती है, जिसे हमें पेन या जलन महसूस होती है। सो उसके लिए हम क्या है, टैबलेट लेते हैं, इनो वगैरह लेते हैं। ओके, सो ये सारे क्या है, एंटासिड, ऑल आर एंटासिड। एंटासिड नाम से पता लग रहा है, एंटा एसिड। एंटा मीन्स एंटी, अपोजिट, एसिड मीन्स एसिडिटी के, मीन्स ये सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। आप चाहे इनो ले लो या कोई भी टैबलेट ले लो, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये सारे के सारे क्या है, बेसिक इन नेचर होते हैं। सो ये क्या करते हैं, हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। और इनके अंदर क्या, कौन सा साल्ट पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड्स, क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस होता है जो कि इस एसिड के ऊपर अटैक करता है और हमें रिलीफ देता है। ओके, मीन्स हमारा स्टमक के अंदर जो एसिड है वो न्यूट्रल हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो कई बार क्या देते हैं कि हम ठंडा दूध, कोल्ड मिल्क अगर हम दे देते हैं, तब भी हमें क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है एसिडिटी की वजह, बिकॉज कोल्ड मिल्क इज एल्कलाइन इन नेचर। ओके फ्रेंड्स, ठंडा दूध पीने से क्या है, एसिडिटी खत्म हो जाती है। ओके फ्रेंड्स,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मैंने अभी लास्ट टॉपिक में भी बताया था, स्टिंग ऑफ बीज एंड द एंड्स कंटेन फॉर्मिक एसिड्स। देखिए जो मैंने अभी बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारे पास स्टिंग्स होती है वो चाहे किसी एंड्स की है या फिर बीज की है या रोज की है, सो ये सभी क्या है हमारी स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स, वो चाहे फॉर्मिक एसिड है या कोई और एसिड है, वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, इरिटेशन होती है। ओके, सो ये क्या है, एसिड्स हैं, एसिड के साइड इफेक्ट हैं हमारी बॉडी के ऊपर। सो हम वहाँ पे क्या है, क्या यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे कोई भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह यूज कर सकते हो, सोप को रब कर सकते हो, ओके, विनेगर यूज कर सकते हो, कोई भी बेसिक मटेरियल, बेसिक इन नेचर है जो सब्सटेंस, उसको आप यूज कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टिंग ऑफ बीज यूटिलाइज्ड बाय बेसिक सब्सटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, अपनी तरफ से भी लिख सकते हो आप, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है कि बुक से ही लिखना है आपने। मैंने अभी सॉइल का एग्जाम्पल दिया था आपके पास कि सॉइल की जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो ग्रो अप नहीं हो कर पाती, तो उसके लिए जो हमारे फार्मर्स हैं या जो एग्रीकल्चरल पर्सनस है वो कुछ बेसिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स या कई और भी फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं, और वो इनको न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, जिससे हमारी जो क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप बात करें न्यूट्रलाइजेशन की, कुछ पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें वहाँ पे हम काफ़ी सारा ऐसा फ्यूल यूज़ करते हैं जो काफ़ी सारे एसिड अपने धुएं के साथ में रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो, नोट कर होगा आपको मैं। अगर मैं बात करूँ इससे नेक्स्ट में, कई सारे पावर प्लांट्स हैं। पावर प्लांट्स क्या करते हैं, फॉसिल्स यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी। वहाँ से जो धुआं निकलता है उससे क्या है, कई सारे एसिड एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं, एसिड्स एंड एनवायरनमेंट। ओके, जब रेन होती है तो ये एसिड साथ में आते हैं जिससे हम एसिड रेन बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं ये जो पावर प्लांट्स हैं, जो ये इनकी चिमनी होती है जिनमें से ये इनका धुआं ये निकलेगा जिसके अंदर एसिड है, तो वो यहाँ पे क्या है, बेसिक सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं इसकी चिमनी के ऊपरी हिस्से के पास, जिससे ये जो एसिड है वो यहीं पे न्यूट्रल हो जाते हैं और एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होते। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ी यूटिलाइजेशन है न्यूट्रलाइजेशन की, जिसको हम यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट को नेट एंड क्लीन करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोनॉट्स की या सबमराइनर्स की, जो आपके पास ये लोग होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं आपके पास, एस्ट्रोनॉट्स और दी सबमराइनर्स की बात करें जो सबमराइन्स के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ पे रहते हैं एक बंद बॉक्स होता है, यानी कि एक उनकी जो जिसके अंदर वो रहते हैं, चाहे आपके पास सबमरीन्स है या कोई भी प्लेनेट है, वो बिल्कुल बंद होता है। ओके, जो वो CO2 छोड़ते हैं वो बाहर नहीं जा पाती। CO2 क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है, वो उनकी स्किन के लिए, उनकी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, उस CO2 के साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए वो लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं
ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, जो कि CO2 के इफेक्ट को रिड्यूस करती है। तो यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो मैंने लास्ट टॉपिक में बीच में रोका था, दैट इज द बेकिंग पाउडर, दैट इज द बेकिंग पाउडर। अब देखिए यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन का काफी यूज होता है। बेकिंग पाउडर को आप किचन में काफ़ी यूज़ करते हो, ठीक है। किस लिए यूज करते हो कि जो आपका फूड मटेरियल है जिसको आप बना रहे हो वो काफ़ी हल्का हो और काफ़ी बिग इन साइज, मीन्स दैट विल बी द राइज इन साइज, ओके, राइज इन साइज। जैसे आप केक वगैरह बनाते हो, पिज्जा वगैरह बनाते हो, उसमें आप बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बेकिंग सोडे की या बेकिंग पाउडर की बात करें, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसके अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद वीक एसिड्स, विद वीक एसिड्स। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, हेल्प्स इन केक टू राइस, हेल्प इन केक टू राइस, मीन्स आपका जो केक है वो फुला फुला हो जाए, ओके। पिज्जा वगैरह जो आपका है वो बिल्कुल साइज में बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, राइज हो जाता है, उसी के लिए आप बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो बेकिंग पाउडर में होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ वीक एसिड भी पाए जाते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो जैसे ही बेकिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मीन्स वाटर हम उसके अंदर डालते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होती है जिसके अंदर CO2 रिलीज होती है, CO2 क्या है, रिलीज होती है। ये रिएक्शन अभी हम डिटेल में करेंगे सारे। सो CO2 क्या है, रिलीज होती है, और ये जो CO2 है ये आपके जो केक का मिक्सचर है उसके द्वारा ट्रैप कर ली जाती है, मीन्स दिस CO2 विल बी दी ट्रैप्ड बाय केक मिक्सचर, और इसी की वजह से जो आपका केक है वो राइज हो जाता है, मीन्स फूल जाता है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो बेकिंग पाउडर है वो भी एक न्यूट्रलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है आपके पास, जो कि आप किचन वगैरह में यूज करते हैं, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज द केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड्स, केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड्स, ओके फ्रेंड्स। देखिए अभी तक हमने जनरल स्टडी की है एसिड बेस के बारे में, अब हम क्या करेंगे, इनका केमिकल कैरेक्टर या बिहेवियर डिस्कस करेंगे। तो केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड्स, केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड्स। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। फर्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। लेकिन फ्रेंड्स साथ ही साथ आप लोगों ने ये रिएक्शन नोट डाउन करनी है और लॉजिक को समझना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वही आपने करने हैं, आपकी बुक से या कहीं से भी आप और एग्जांपल कर सकते हो। मैं साथ के साथ जनरल रिएक्शन करवाऊंगा ताकि उसके बेस के ऊपर आप इजीली अदर टाइप के रिएक्शंस को भी कर सकें। सो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है दैट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। अगर मैं इसकी जनरल रिएक्शन करूँ तो क्या होगा, हमारे पास कोई भी मेटल है, XYZ कोई भी है, जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है, मेटल साल्ट बनता है विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
ओके फ्रेंड्स, सिंपल सी है। ऐसे ही हमें H प्लस देता है। ओके, तो मेटल हमें इलेक्ट्रॉन देती है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की एलिमिनेशन होगी और हमारे पास मेटल का सोल्ट बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल दें तो जिंक और HCl, जिंक या H2SO4 का यहाँ पे एग्जांपल हम दे सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक जनरल रिएक्शन आपको बता देता हूँ। मेटल M, एसिड हमें H देता है, HX, HY कुछ भी दे दीजिए। सो क्या होगा, M X आपस में जुड़ जाएंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, इसके साथ में और भी कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। ओके, सो इसके लिए मैं सबसे पहले एग्जांपल दूंगा जिंक मेटल का। सो आप क्या करते हो, अगर आप जिंक को रिएक्ट करते हो HCl से, सो आपके पास क्या बनता है, जिंक क्लोराइड विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके फ्रेंड्स, साथ के साथ बैलेंसिंग भी करते रहना है ताकि आपकी उसकी भी प्रैक्टिस होती रहे। उसी तरह से अगर मैं इसी की H2SO4 से रिएक्शन करता हूँ जिंक का, तो अपने पास जिंक सल्फेट बन जाता है विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो ये जो एरोपन साइन है ऊपर की साइड में आपको मैंने पहले बताया, दिस शोइंग द स्टेट ऑफ दिस, that is the gaseous state. Okay friends, so this is the reaction of acids with metals. Second जो हमारे पास है, reaction of acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Okay friends, metal hydrogen carbonate and metal carbonate। यहाँ पे एन लिख दीजिए, एन का मतलब कुछ भी हो सकता है। कई बार क्या है, कार्बोनेट के साथ में कोई मेटल एक जुड़ती है, कोई दो, कोई तीन, अलग अलग रेशियोज होती हैं। ओके, ये बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है हाई लेवल पे आती है। तो खैर यहाँ पे एम के नीचे मैंने एन लगाया, इट मीन्स कुछ भी हो सकता है मेटल का नंबर, ये जनरली मैंने आपको बताया है। सो ठीक है फ्रेंड्स, हमने रिएक्शन करनी है एसिड्स की, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में। अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास मेटल कार्बोनेट बनते कहाँ से हैं। सो जनरली हम यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, सो कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बताऊँ इसकी, सो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि इसके अंदर से CO2 को पास करते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम कार्बोनेट with the elimination of hydrogen gas, that will be the performed। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन इसी को फर्दर अगर हम ट्रीट करते हैं CO2 के साथ में, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इसी को द्वारा से हम हाइड्रोजन के साथ ही CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये जनरल सी रिएक्शन है जो मैंने आपको बताई है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट जनरली मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो हमारे पास जो एजेंडा है दैट इज द मेटल कार्बोनेट एंड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, हमने इनकी रिएक्शन करनी है। सो सबसे पहले मैं जनरल रिएक्शन बताऊंगा आपको मेटल कार्बोनेट की विद द एसिड। ओके फ्रेंड्स, सो हमारे पास मेटल कार्बोनेट वही एन, मैंने आपको पहले ही बताया है, एन मीन्स 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, विद द एसिड X। ओके,
जब हम इनकी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेटल का सोल्ट बनेगा विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड CO। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने एक आपको जनरल रिएक्शन बताई है जिसके बेस पे आप किसी भी मेटल कार्बोनेट की आप एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, इसी में अगर मैं वही कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल दूं, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले लिया मैंने विद HCl। सो इजी है। देखिए जब भी आप एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये वाटर एंड CO2 ये तो कंपलसरी एलिमिनेट होंगे। जो भी बचा हुआ मटेरियल है दैट विल बी दिस, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जब भी आपके पास मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आती है किसी भी एसिड के साथ में, तो ये दोनों चीज़ें आपने एलिमिनेट जरूर करनी है। बैलेंसिंग के साथ देख लेना कितनी हो सकती है, उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है वो यहाँ पे लिख देना है। ये लेमैन लैंग्वेज में एक बिल्कुल सिंपल एक तरीका है जिससे आप इस रिएक्शन को इजीली कर सकते हो। ओके लेट्स, अगर आप बनाते हो यहाँ पे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनाओगे, कैल्शियम क्लोराइड सिंपली विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड CO2। सिंपल है ना। उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं इसी का H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पे H2SO4 H2SO4 तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट विद वाटर एंड CO2। सिंपल है ना। अगर और कोई एग्जांपल लेना चाहो तो सोडियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम ले सकते हो। सोडियम कार्बोनेट with the 2 molecule of HCl we have to form 2 molecule of NaCl with H2O and CO2 elimination। देखिए जनरल रिएक्शन से बिल्कुल मैचअप करते हैं। तो इसी तरह से आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, सिमिलरली वी टेक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे क्या लेना है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका हो गया। अब हमने ये लेना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। H2O एंड CO2 ये दोनों रिलीज होंगे इसके अंदर। बचा हुआ मटेरियल मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, मेटल का क्या होगा, सोल्ट होगा। ओके, सो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ले लीजिए, बिल्कुल सेम एग्जांपल है जैसे मैंने अभी NaCl दिया था। तो यहाँ पे क्या देना है, NaHCO3 with the help of HCl and you have to form NaCl with the elimination of water and CO2। Don't take any confusion in this, both are similar। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज दी एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस। अभी करवाया था ये तो मैंने, एसिड्स रिएक्ट विद बेस। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। अभी करवाया था मैंने, तो वही एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, इजी है, तो करवा चुके हैं। उसके बाद जो हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन आती है दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। देखिए अगर मैं मेटल ऑक्साइड का जनरल फार्मूला बताऊँ तो मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे आप N लिख दो या X लिख दो, यहाँ पे Y लिख दो, क्योंकि मेटल का नंबर भी वेरी करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन का भी वेरी करता है, डिफरेंट
मेटल्स के साथ। तो हमने करना मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे क्या होगा अगर मैं जनरल रिएक्शन करूँ तो मेटल ऑक्साइड विद एसिड गिव्स दी सिंपल रिएक्शन है सारी मेटल ऑक्साइड्स मीन्स मेटल ऑक्साइड विद एसिड H। सो क्या होगा वही मेटल सॉल्ट विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर कंपल्सरी है तो क्या होगा रिएक्शन इज कंप्लीटेड। एग्जांपल दे कॉपर ऑक्साइड का दे दो। ओके, कॉपर ऑक्साइड विद HCl, कॉपर ऑक्साइड विद HCl we have to find copper chloride with the elimination of water। so अगर मैं इसी का कॉपर ऑक्साइड का H2SO4 के साथ लेता हूँ तो कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट CuSO4 with the elimination of water, and elimination of water। सो बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स हैं ये रिएक्शन को सोल्व आउट करने की। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ टाइप है दैट इज दी एसिड्स रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड द बाइसल्फाइड्स। ओके, बाइसल्फाइड्स क्या होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड्स। करें डरना नहीं है रिएक्शन से, काफी सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो डर जाते हैं रिएक्शन से। सो एसिड्स रिएक्ट्स विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, और बाइसल्फाइड्स क्या होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड्स। दैट्स सिंपल वही है कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट। वहां पे CO2 निकलती थी, यहाँ पे H2O निकलेगी। सॉरी, वहां पे CO2 निकलती थी, यहाँ पे SO2 निकलेगी। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। एलिमिनेशन होगा, सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे सिंपल सल्फाइड या बाइसल्फाइड लेंगे। क्या है सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड लेंगे। With the addition of acid, we have to find simple salt, water, and H2 gas exchange। Okay friends, सिंपल है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट विद HCl, copper sulfate with HCl, and we have to find copper chloride with the elimination of water and SO2। Okay friends, similarly copper sulfate with H2SO4, and we have to found copper sulfate sorry ये यहाँ पे ये कैल्शियम सल्फेट लिया था मैंने HCl के साथ में, या कॉपर सल्फेट कुछ भी ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यस। सो यहाँ पे क्या है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस वी हैव टू फाउंड कॉपर क्लोराइड। ओके, कॉपर ले सकते हो या कोई भी मेटल ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर इसी की जगह मैं लेता हूँ कोई और एग्जाम्पल, जैसे आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ले लो। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट with the dose of acid that is your sulfuric acid H2SO4। ओके, तो क्या बनेगा सोडियम सल्फेट। सिंपल क्या है सोडियम सल्फेट with the elimination of water and SO2। Okay friends, so this reaction also takes place। इसकी जगह हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट भी ले सकते हैं। ओके,
बैलेंसिंग कर ले तो अगर मैं पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट देखता हूँ विद द यूज ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे सोडियम की जगह सिर्फ पोटासियम आ जाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड एसिड। एलिमिनेशन वही होनी है, मैंने पहले ही बताया है, वाटर एंड एसिड, वाटर एंड एसिड, वाटर एंड एसिड। जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स में क्या था, CO2 रिलीज हो रहा था, एलिमिनेशन गैस हो रही थी वहाँ पे CO2, बट यहाँ पे क्या है, SO2 गैस का जो एलिमिनेशन है वो होता है। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम टिप वही रिएक्शंस हैं, कोई ज़्यादा फंडा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आपने यहाँ पे। ओके, जो लास्ट एंड द सिक्स्थ टाइप है दैट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स। ओके फ्रेंड्स, मेटल सल्फाइड्स के साथ में आपने एसिड की रिएक्शन यहाँ पे करनी है। तो एसिड्स reacts with metal sulfides, metal sulfides। इसके साथ हमने रिएक्शन करनी है एसिड्स की मेटल सल्फाइड्स के साथ। सो आपने किसी मेटल का सल्फेट लेना है, मेटल का सल्फेट विद एसिड HX। सो आपने यहाँ पे क्या है, मेटल का सोल्ट बनेगा और आपके पास HH गैस। ओके, वहाँ पे H2 हो रहा था, सेम है ना बिल्कुल, वहाँ पे H2 हो रहा था, वाटर बन रहा था, यहाँ पे H2S गैस बन रही है। ओके, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ जिंक सल्फाइड या आयरन सल्फाइड का, तो आयरन सल्फाइड का तो क्या बनेगा आपके पास, जैसे FeS ले लिया या जिंक सल्फाइड ले लिया, तो आप इनकी रिएक्शन करके देख सकते हैं। ठीक है, H2SO4 के साथ में, तो दोनों के सेम सल्फेट्स बनेंगे और H2S गैस एलिमिनेट हो जाएगी। कर ले, H2SO4 react with each other and give the metal sulfate, और यहाँ पे जिंक सल्फेट with the elimination of H2S gas। Okay friends, okay, so all these 6 type of chemical reactions or the chemical behaviors which are given in your syllabus with the acids। okay friends, so यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।